बच्चों, आज हम लोग मिट्टी के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। मिट्टी का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है और ये आधार निर्भर करते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य पर। तो इस तरह से मिट्टी का वर्गीकरण, इसके कई उद्देश्य हैं। जैसे मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी को संगठित करना, ये पहला उद्देश्य होता है। दूसरा, मिट्टी की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन करना। चौथा जो उद्देश्य है मिट्टी के वर्गीकरण का, मिट्टी के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और पांचवा उद्देश्य मिट्टी के वर्गीकरण का, मिट्टी की उपयोगिता या उसकी उर्वरता तथा उसकी उत्पादनशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो बच्चों, इस तरह से अगर हमें मिट्टी का व्यवस्थित वर्गीकरण करना है तो उसके कई आधार होते हैं और वे आधार मिट्टी के वर्गीकरण के उद्देश्य पर आधारित होते हैं। और इस तरह से इसी कड़ी में मिट्टी का जो वर्गीकरण है उसमें रसिया के विज्ञानी, मृदा विज्ञानी, सॉइल साइंटिस्ट डॉक्यूचेव ने सन 1900 ईस्वी में एक व्यवस्थित प्राकृतिक वर्गीकरण मिट्टी का प्रस्तुत किए थे और उनके अनुसार मिट्टी या मृदा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला स्वाभाविक मिट्टी या प्रादेशिक मिट्टी, अंग्रेजी में जिसे हम लोग जोनल सॉइल के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार परिवर्तनशील मिट्टी या अंतः प्रादेशिक मिट्टी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंट्रा जोनल सॉइल के नाम से जानते हैं। और तीसरा प्रकार है अस्वाभाविक मिट्टी या अप्रादेशिक मिट्टी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एजोनल सॉइल के नाम से जानते हैं।
तो इस तरह से डॉक्यूचेव महोदय ने मिट्टी के वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत किए थे। आज हम लोग इन्हीं 3 प्रकारों के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जोनल सॉइल क्या है? प्रादेशिक मिट्टी जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो क्या है? जोनल सॉइल या प्रादेशिक मिट्टी जो है वो मूल चट्टान या आदि चट्टान के प्रभाव के बिना ही जलवायु के प्रभाव से, मुख्यतः जलवायु के प्रभाव से जो मिट्टी उत्पन्न होती है उसे हम लोग जोनल सॉइल या प्रादेशिक मिट्टी कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक जलवायु अलग अलग प्रकार का होता है और इस आधार पर विभिन्न प्रकार के मिट्टी भी उत्पन्न होती है। तो इस तरह से जोनल सॉइल या प्रादेशिक मिट्टी में जलवायु का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं जोनल सॉइल की? पहली विशेषता, मृदा निर्माण प्रक्रिया में अर्थात सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, मृदा निर्माण प्रक्रिया मुख्यतः जलवायु के द्वारा नियंत्रित होती है। पहली विशेषता प्रादेशिक मिट्टी का। दूसरा, एक ही जलवायु तथा एक ही प्राकृतिक वनस्पति वाले प्रदेश में एक ही प्रकार की विशेषता वाले मिट्टी उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक मिट्टी का जन्म होता है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता, प्रादेशिक मिट्टी में जो मृदा परिच्छेदिका है उसके अंतर्गत जो स्तर हैं, मिट्टी के जो संस्तर हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अर्थात मृदा संस्तर का पूर्ण विकास होता है। तो इस तरह से बच्चों जोनल सॉइल के बारे में हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा, अंतः प्रादेशिक मिट्टी, इंट्रा जोनल सॉइल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्रादेशिक मिट्टी क्षेत्र में, प्रदेश में, वहाँ की मूल चट्टान या आदि चट्टान, उसके साथ साथ भू प्रकृति और सूक्ष्म जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट्स इत्यादि विषयों में काफ़ी अंतर दिखता है। और ऐसे स्थानीय उपादानों के प्रभाव से जो मिट्टी उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग
इंट्राजोनल सॉइल या अंतः प्रादेशिक मिट्टी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से अंतः प्रादेशिक मिट्टी में आपका स्थानीय कारकों का, उपादानों का उनका प्रभाव रहता है। तो ऐसी मिट्टी की क्या विशेषता है? ऐसी मिट्टी की पहली विशेषता है कि ये मिट्टियां बच्चों आपका प्रादेशिक मिट्टी क्षेत्र में ही उत्पन्न होती हैं। दूसरा, स्थानीय रूप से ऐसे मिट्टी की उत्पत्ति में भू प्रकृति, आपका मूल चट्टान या आदि चट्टान, उसके साथ अन्य कारकों, जलवायु संबंधित कारकों का प्रभाव मुख्य रूप से रहता है। तो और इसकी तीसरी विशेषता, उत्पत्ति के अनुसार अंतः प्रादेशिक मिट्टी को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जो है जलीय मिट्टी है, जिसे अंग्रेजी में बच्चों हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल कहा जाता है। यह मिट्टी विभिन्न प्रकार के जलाशयों में विकसित होती है। बैक्टीरिया के द्वारा इन जलाशयों में पाए जाने वाले जैविक पदार्थों के अपघटन से जो काले रंग की मिट्टी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल या जलीय मिट्टी कहते हैं। इसका उदाहरण पीट सॉइल है, पीट सॉइल। दूसरा जो प्रकार है अंतः प्रादेशिक मिट्टी का, वो है कैल्सीमॉर्फिक सॉइल, चूना जातीय मिट्टी, कैल्सीमॉर्फिक सॉइल। तो चट्टानों में अगर चूना जातीय पदार्थ की अधिकता है, प्रधानता है, तो इनसे कैल्सीमॉर्फिक सॉइल या चूना जातीय मिट्टी उत्पन्न होते हैं। जैसे चूना पत्थर से जो मिट्टी बनती है, तो इसका उदाहरण क्या है? रेंडजिना सॉइल इसका उदाहरण है। इस मिट्टी का रंग सफेद, भूरा या बादामी होता है रंग। तीसरा जो प्रकार है इंट्राजोनल सॉइल का, वो है आपका लवण युक्त मिट्टी या हैलोमॉर्फिक सॉइल अंग्रेजी में कहा जाएगा। तो मिट्टी के ऊपरी भाग में अगर लवण का संचय होता है और इस तरह जो मिट्टी बनती है, तो उसे हम लोग लवण युक्त मिट्टी कहेंगे। ऐसी मिट्टी शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेश में कम वर्षा होने के कारण यहाँ अपक्षालन क्रिया कम होते हैं, अतः मिट्टी में लवण का संचय अधिक होता है और इसके साथ साथ वाष्पीकरण की क्रिया
अधिक होने के कारण मिट्टी के निचले संस्तर से घुलनशील लवण ऊपरी संस्तर में स्थानांतरित होते हैं और इस प्रकार इस लवण युक्त मिट्टी का निर्माण या उत्पन्न होता है। तो यह मिट्टी जो है क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सोलोनेज मिट्टी है या आपका बच्चों सोलोनचाक मिट्टी, ये दो उदाहरण हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका इंट्राजोनल सॉइल के बारे में है। तीसरा प्रकार जो है वो है आपका अप्रादेशिक मिट्टी, एजोनल सॉइल। अप्रादेशिक मिट्टी किसे कहेंगे? मृदा निर्माण प्रक्रिया के प्रभाव के बिना ही, अर्थात मृदा निर्माण प्रक्रिया के प्रभाव मुक्त क्षेत्र में जो मिट्टी बनती है उसे हम लोग एजोनल सॉइल या अप्रादेशिक मिट्टी कहते हैं। इसमें बच्चों वायु, नदी, हिमनद, समुद्री तरंग इत्यादि के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद हैं, इनसे, इनके जमाव से इस तरह की मिट्टी उत्पन्न होती है। तो यह मिट्टी जो है इसमें मृदा संस्तर नहीं पाए जाते, अतः यह मिट्टी अपरिपक्व अवस्था में रहती है। इसका उदाहरण लोयस मिट्टी हो सकता है, एलुवियम, जलोढ़ ये हो सकते हैं। ये सारे जो हैं एजोनल या अप्रादेशिक मिट्टी का उदाहरण हैं। तो बच्चों हम लोगों ने 3 प्रकार की मिट्टी के बारे में चर्चा की है। जोनल सॉइल, प्रादेशिक मिट्टी, जिसका उदाहरण है जैसे लेटराइट सॉइल हुआ, जैसे चार्नोजेम सॉइल हुआ। इंट्राजोनल सॉइल, अंतः प्रादेशिक मिट्टी, इसके कई उदाहरण हैं बच्चों, जैसे आपका सोलोनेज, सोलोनचाक मिट्टी, इसके साथ साथ पीट सॉइल हुआ, उसके साथ साथ बच्चों रेंडजीना सॉइल, ये सब अंतः प्रादेशिक मिट्टी का उदाहरण है। और तीसरा जो है अप्रादेशिक मिट्टी, जिसका उदाहरण है बच्चों आपका एलुवियम, जलोढ़, नदी वाहित जलोढ़ या वायु वाहित लोयस, ये सब जो है अप्रादेशिक मिट्टी का उदाहरण हैं। तो बच्चों इस तरह से मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। और इसके साथ साथ बच्चों केवल यही नहीं, मिट्टी के जो वर्गीकरण हैं उसके कई आपके क्रम हैं, कई उप समूह हैं और इसके साथ साथ उसके भी कई छोटे छोटे वर्गीकरण भी मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो आज का जो ये क्लास है बच्चों, हम लोगों ने मिट्टी के वर्गीकरण का एक सिंपल, साधारण, आसान वर्गीकरण प्रस्तुत किए, हम लोग अध्ययन किए। अगले क्लास में बच्चों हम लोग मृदा अपर्दन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।
धन्यवाद।